देखो हम बेसिक तो बता दिए थे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना था। वर्क पावर एनर्जी तीनों में डिफरेंस हम लोग को मिल जाना है ना, तीनों में फर्क है, दोनों बहुत थोड़ा थोड़ा का फर्क है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ने में दो चीज पढ़ना है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों क्या है वो समझेंगे। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें पढ़ेंगे एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है, जो है जितना है वो कांस्टेंट है, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी था, अभी वो लाइट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट जल रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्या रिकॉर्ड हो रहा है? डबल खुल जा रहा है। वर्क का डिफिनेशन क्या है, इन आवर डेली लाइफ वर्क इम्प्लाई इन एक्टिविटी रिजल्टिंग इन मस्कुलर और मेंटल एक्सर्शन। देखो ये रियल में होता है, हम लोग वर्क का मतलब यही समझते हैं कि काम करें, मतलब कुछ थकान तो होना चाहिए, या तो मस्कुलर मेंटल काम करेंगे या फिर हाथ पैर से करेंगे, है ना। दिमाग से काम कौन करता है, इंजीनियर लोग दिमाग से काम करते हैं तो उसको पैसा मिलता है, और मजदूर लोग हाथ पैर से काम करते हैं, मस्कुलर वर्क करते हैं, और उसी को काम बोला जाता है कि ये लोग काम किया है, चलो इसको पैसा दो। काम भी ना बोला जाता कि अगर एक जगह बैठ के कुछ कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन फिजिक्स में ये एक्चुअल में काम होता है, इसका पैसा हर कोई मांगता है। पर फिजिक्स में जो वर्क है थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से डिफाइन है। इसमें क्या है, इन फिजिक्स द टर्म वर्क इज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सेंस इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल और बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। इसमें क्या होता है, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना पार्टिकल में, हम लोग फोर्स लगाए, और जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक हम नहीं बोलेंगे कि कोई वर्क हुआ है ना। बैठ करके कोई काम कर रहा है, इसका मतलब वो काम नहीं हुआ। इवन कुल्ली अगर सर पर कुछ लेकर के जा रहा है, पिछला क्लास में पढ़े थे, तो भी वो भी काम नहीं। यहाँ पर हम बताए थे ना कि एक तो एंगल भी देखना होता है ना। एक काम तभी कहलाएगा ना जब डिस्प्लेसमेंट, इधर मान लो फोर्स लगाए और इधर ही ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है ना, तब काम कहलाएगा। अब मान लो कि फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इधर और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि इस फोर्स की वजह से कोई काम हुआ है, ये बोलेंगे कोई और काम किया है। ये होता है जब हम माथा पर लेकर के जा रहा होता है ना मजदूर कोई चीज, है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि फोर्स नीचे की ओर लग रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, तो ये आदमी के द्वारा हम लोग नहीं बोलते कि कोई काम किया है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था 90 डिग्री एंगल हो जा रहा है ना, इधर डिस्प्लेस हुआ मतलब कि कोई काम नहीं हुआ, 90 डिग्री पर कोई काम नहीं होता है। वर्क इज साइड टू बी डन व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है ना वो पॉइंट मूव होना चाहिए। अब मूव होना चाहिए फोर्स के ही डायरेक्शन में, दूसरा डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्क नहीं कहलाएगा। वर्क डन इज इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है ना कि फोर्स के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस या ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो कभी कभी होता क्या है ना कि जैसे मान लो कि इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाया गया और फोर्स लगने से ये मूव किया इधर, ठीक है। तो यहाँ पर तो ठीक है, फोर्स बीच डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मूव डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन कल आएगा, है ना। तो चलो यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। तो वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। वर्क कितना काम हुआ है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि एक फोर्स पर डिपेंड करेगा और एक फोर्स के डायरेक्शन में कितना मूव किया है उस पर डिपेंड करेगा। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉडी मूव, है ना। तो वर्क का हम लोग क्या क्या पढ़े, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं कहलाएगा। यहाँ पर है व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे। तो व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 जूल को कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 जूल देखो हम लोग जान रहे हैं कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी का जो यूनिट आएगा ना वो जूल आएगा। ये 1 का वोल्ट हो और डिस्प्लेसमेंट भी 1 हो, है ना। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस 1 मीटर, देखो यहाँ फोर्स भी 1 रखा गया है और डिस्टेंस भी 1 रखा गया है, इन इट्स ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी उस वही होना चाहिए जो फोर्स का डायरेक्शन है। देन द वर्क इज डन, वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 जूल आ रहा है।
तो अगर कोई 1 जूल का डिफिनेशन पूछता है तो हम लोग यही बोलेंगे कि अगर फोर्स 1 न्यूटन लगा हो और डिस्प्लेसमेंट भी 1 हुआ हो तो जो काम होगा ना उस कंडीशन में उसी को क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे। ठीक है, वही यहाँ पर दिखाया है लिख करके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स कितना है, 10, इन मूविंग ए ऑब्जेक्ट टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस कितना है, 1। वर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, 10 इंटू 1 ना, 10 जूल। क्लियर है। यहाँ पर देखो लिख भी दिया है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मूव किधर किया है, फोर्स के डायरेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। यहाँ पर फिर से फोर्स कितना दे रखा है, 10 ना। क्या डिस्प्लेसमेंट को कुछ से भी करो, बस बता देना कि ये डिस्प्लेसमेंट है। मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2, हम यहाँ पर लिख देते हैं p बराबर 2, जहां पर p क्या है, डिस्टेंस। वो मानने के ऊपर होता है, बस वहां दिखाना होता है कि इसको हम डिस्टेंस माने हैं। तो d से भी कर सकते हैं, d से भी कर सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 10 इंटू 2, 20 जूल। ठीक है। वर्क डन एनालिसिस, वर्क डन एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ना है, वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग सेम लाइन। तो अगर सेम लाइन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उस केस में क्या क्या हो सकता है। वर्क डन बाय ए फोर्स, फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ है, ये हम लोग कब कैसे कहेंगे कि फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, फोर्स के द्वारा हुआ है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ है, कैसे हम लोग समझेंगे, है ना। सबसे पहले तो ये है कि फोर्स के द्वारा वर्क हुआ है या फिर फोर्स के अपोजिट में वर्क हुआ है ना, फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ है। तो देखो वर्क जब हम लोग देखो तो हम लोग जो था ना प्रीवियस क्लास में वर्क देखे थे, ठीक है। हम लोग को इस चैप्टर में 3 चीज पढ़ना है, क्या क्या, वर्क, पावर और एनर्जी। सारा एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है, ठीक है। और एनर्जी के बारे में हम लोग बताया था कि 2 टाइप का एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी ना। ये 2 हम लोग पढ़ने वाले थे। तीनों में पहले एक बार समझ लो वर्क, पावर और एनर्जी में फर्क क्या है, ठीक है। तो वर्क हम लोग सबसे पहले पावर का देखो, वर्क तो हम लोग कर लिए थे, पावर हम लोग का क्या है, पावर होता है कि मतलब ठीक है ना, कितना फास्ट काम कर सकते हो। P बराबर होता है पावर इज इक्वल टू W/T, ठीक है ना। कितना फास्ट काम कर सकते हो ना, वो चीज हम लोग का पावर होता है। काम तो जनरली जो कुछ भी कर रहे हैं वो काम है, ठीक है ना। हम लोग का एनर्जी लॉस हो रहा है, तो पावर और एनर्जी, वर्क, वर्क जो कर रहे हैं वर्क है, पावर क्या हो गया, कितना फास्ट कर सकते हो। कोई जल्दी काम कर लिया और कोई स्लो किया, तो हम लोग बोलेंगे जो जल्दी किया उसका पावर ज्यादा है ना। कम टाइम में करेगा, जो जल्दी करेगा उसको क्या टाइम कम लगेगा ना, और टाइम कम लगेगा तो ये अपने आप पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो कि काम है 10 जूल ही काम करना है, ठीक है। अब ए को कोई करता है 2 सेकंड में और ए को कोई करता है 5 सेकंड में, पावर किसका ज्यादा हो गया। पहले फास्ट कौन कर रहा है, फास्ट ए कर रहा है, इसको देखो पावर इसका कितना हो गया 5 यूनिट और इसका पावर 2 यूनिट। तो जो जितना फास्ट कर रहा है ना पावर उसका ज्यादा। तो फिर अब पावर और एनर्जी में फर्क क्या हुआ, तो इन दोनों का जो एनर्जी है ना सेम है, पावर तो ठीक है, देखो एनर्जी तो 10 जूल ही है, मतलब वर्क तो 10 जूल ही दोनों किया है, काम दोनों कितना किया है, सेम किया है, 10 जूल है ना। तो एनर्जी इसका भी उतना ही लगा, एनर्जी उसका भी दोनों का इसका भी उतना ही लगा, तो दोनों का एनर्जी सेम है, बस पावर इसका ज्यादा है। मतलब किसी भी आदमी का क्या क्या हो सकता है, किसी भी आदमी का एनर्जी सेम और पावर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जो हम लोग काम करते हैं, जितना हमारे अंदर एनर्जी होता है उतना हम लोग काम करते हैं, लेकिन वो काम करने का जो क्षमता होता है ना, कोई जल्दी कर देता है और कोई स्लो करता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो दोनों के पावर में फर्क हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से इस लाइन को याद रखना, जितना हम लोग के पास एनर्जी होता है उतना हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब कोई काम जो है ना वो फास्ट करता है और कोई क्या करता है, स्लो करता है, T1 और T2 है ना, कोई जल्दी कर लिया और कोई स्लो किया, तो पावर दोनों का क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ये लाइन स्टेटमेंट याद रखोगे, याद रखने के लिए लिख लो, हम लोग के पास जितना एनर्जी होता है हिंदी में ही लिख लो, डिफिनेशन बुक में नहीं लिखना है, मतलब
एग्जाम आएगा वहां नहीं लिखना है, एग्जाम में जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखना है। हम लोग अपना समझने के लिए कि मतलब कैसे इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सके वो समझने के लिए लिख लेंगे। लिखो, हाँ हिंदी में लिख लो। हम लोग के पास जितना एनर्जी होता है, हम लोग के पास जितना एनर्जी होता है उतना हम लोग काम करते हैं। हम लोग काम करते हैं, पर कोई इसे जल्दी करता है, इसे जल्दी कर लेता है और कोई देर से, कोई देर से। ये उसका पावर होता है, ये उसका पावर होता है, पावर होता है। पावर का फार्मूला क्या होता है? P बराबर W/T। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस तुम लोग को रफ समझने के लिए हम करवा दिए कि तुम लोग डिफरेंशिएट कर सको वर्क, पावर, एनर्जी तीनों में फर्क क्या है। नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, तीनों लगेगा कि सब चीज एक ही चीज पढ़ रहे हैं तीनों का तीनों। एक चीज और लिख लेना, E बराबर W, जितना एनर्जी उतना काम। E और W दोनों सेम ही होता है। रिकॉर्डिंग ऑन है, अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, घर पे जाके लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखो एक चीज हम लोग पढ़ते आते हैं, मतलब बहुत बचपन से ही सुनने को मिलेगा, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है? सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। एनर्जी को हम लोग बनाते नहीं है। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, दो तरह का एनर्जी पढ़ने वाले हैं। क्या क्या एनर्जी हम लोग यहाँ पर दो टाइप का पढ़ेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम मतलब ये स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना, ये बस जनरल नॉलेज के लिए तुम लोग को बता रहे हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी सेम ही, एनर्जी को हम लोग बना सकते हैं और नहीं खत्म कर सकते हैं। एनर्जी जो होता है हमेशा फिक्स होता है। तब फिर यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मान लो जमीन है, यहाँ से इसका हाइट h है, ठीक है, तो h हाइट पर ले गए तो इसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह का एनर्जी था ना, एक पोटेंशियल एनर्जी था, दूसरा काइनेटिक एनर्जी था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। दोनों का चलो हम यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा mg × h। m जिस चीज को उठा रहे हो, ठीक है, जैसे पेन को हम लोग जमीन पर से उठा करके यहाँ तक ला दिए, इसमें क्या हो गया? हमको उठाने में एनर्जी लगा, मेरा एनर्जी इसके अंदर जमा हो गया, अब इसको छोड़ेंगे ना तो उसका एनर्जी खत्म होगा। अभी जमा कितना हुआ? तो m इसका मास है, ठीक है, जी अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटी, h हाइट है, तो mgh हमको उठाने में इतना एनर्जी लगा है, उतना एनर्जी इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है। जब छोड़ोगे ना तो एनर्जी इसका डिस्ट्रॉय होगा, वो जल्दी से नीचे गिरेगा। जैसे जैसे नीचे गिरेगा ना, इसका mgh का वैल्यू घटेगा, है ना, क्योंकि हाइट घट रहा है ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। देखना तुम, जैसे जैसे नजदीक जाएगा स्पीड इसका बढ़ेगा, स्टार्टिंग में 0, फिर कुछ और, फिर कुछ और कुछ। मतलब कि पहले एनर्जी मेरा था, सारा एनर्जी इसके अंदर जमा हुआ, और उसके बाद इसका भी एनर्जी इसके पास नहीं रहा, वो भी सारा का सारा खत्म, किस चीज में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो हम वही प्रूफ करना चाह रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी अब फिर इसका mgh है, ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर आएगा b पॉइंट पर, और उसके बाद फाइनली c पॉइंट पर। तो यहाँ पर अगर एनर्जी mgh है तो यहाँ पर भी mgh होना चाहिए, है ना। हम लोग तो यही पढ़े ना, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो देखते हैं एक बार चेक करके कि वहां पर mgh आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हाइट घट गया है। अगर मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस नीचे आया होगा, तो अब एक कितना बच गया? h पूरा था ना, h में से x घट गया तो h - x, यही हाइट रह गया ना। हम लोग लिखेंगे एट पॉइंट B। हम देखना चाहते हैं यहाँ पर a पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट A हो गया, A वाला पॉइंट A है, चलो A वाला पॉइंट B हो गया, और नीचे पॉइंट C है। हम तीनों जगह पर बारी बारी से एनर्जी देखना चाहते हैं कितना कितना मिलता है। तो A पर तो चलो हमारा फिक्स है mgh। B पॉइंट पर हम लोग ये देख रहे हैं ना
कि यहाँ पर जब पहुंचता है वो ऑब्जेक्ट तो उसके पास दो चीजें, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी भी। तो एट पॉइंट बी ठीक था, पोटेंशियल एनर्जी यू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर एम जी और हाइट कितना है, हाइट अब यही बचा है ना एच माइनस एक्स। और काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी टीई इसको लिखते हैं, टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। हम लोग का आया है एम जी एच, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स और प्लस ए वाला हाफ एम बी स्क्वायर ना। देखो तो अभी तो इसके बराबर ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्या उसके बराबर आ सकता है? हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी इसका कितना है ना, वेलोसिटी निकाल करके और वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। देखो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज कर लेंगे, ए वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। एस कितना है, एक्स है ना, एक्स डिस्टेंस कवर किया है। चलो तो वी स्क्वायर, यू का वैल्यू यहाँ पर यू क्या था, जीरो था, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो यू तो जीरो था, तो चलो ए वाला जीरो लिखो या फिर मत लिखो, एक ही बात है, 2ax। ये आया हम लोग का वी स्क्वायर का वैल्यू। अब इस वी स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, अब देखेंगे क्या आता है। ये आ गया एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ एम भी के जगह पर क्या यूज करें, 2x ना, 2ax, तो आ गया एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या आ गया एम, ए की जगह पर जी ना, क्योंकि हम लोग का एक्सेलरेशन तो जी है ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो ए की जगह पर जी लिख सकते हैं हम लोग, एम जी एक्स। देखो तो ए और ए कैंसिल हुआ, आ गया ना एम जी एच, मतलब कि कोई एनर्जी उसका चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर जितना था एम जी एच नीचे आकर के भले दो पार्ट में बट गया काइनेटिक और पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक में गया है, इसलिए जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो फिर से एम जी एच ही आ रहा है, ठीक है ना। अब एक थर्ड पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। हाँ ये वही, अगर एग्जाम में तुम लोग से पूछता है ना कि प्रूफ करो कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग को यही चीज दिखाना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ था, यहाँ आया, स्पीड चेंज हो गया है, फिर भी एनर्जी उसका टोटल उतना ही है। फिर यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा कि सी पर भी अभी भी उसका एनर्जी उतना ही है, खत्म नहीं हो रहा है। ये चीज एग्जाम में हम लोग को दिखाना पड़ेगा, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, कम से कम 5 नंबर का तुम लोग का आएगा, ठीक है ना। नोट नहीं कर रहे हो, नोट तुम लोग घर पे जाकर कर सकते हो, ठीक है ना, घर पर लिंक दे देंगे वीडियो का। चलो अब हम लोग सी पर निकालते हैं, सी पर क्या आता है, चलो सी पर निकाल करके देख लेते हैं। तुम लोग तब तक ट्राई करो, अगर निकाल सकते हो तो। सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अब हाइट तो जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, लेकिन भी हम लोग को पता करना होगा कि उस जगह पर जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना रहने वाला है। देखो सी पॉइंट पर, एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इसको यू हम लोग बोलते हैं, ये कितना हो गया, जीरो। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर, मतलब सी पॉइंट पर उसका जो वेलोसिटी होगा वो। अब वी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h, क्योंकि इस बार हाइट डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक h हो गया ना, तो इस बार हम लोग h लेंगे। यू तो हमेशा जीरो, ऊपर से ही गिरा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो जीरो ही रहने वाला है। तो वी सी स्क्वायर कितना आ गया, 2g h के बराबर। अब टोटल एनर्जी निकाल लो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ
एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हाफ एम वी सी की जगह पर क्या रख देंगे 2GH 2GH 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया MGH। मतलब कहीं भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो MGH ही आने वाला है इस लाइन में कहीं पर भी, है ना। मेरे ख्याल से कि आपका जो वाला है ना क्या बोले ना आपका वो चीज हम लोग को मतलब पापा देख लेते तो मैं बोली ऑर्डर करेंगे सबको पूछना अभी कैसा लिटरेचर रहते हैं। वो तो उसी में लिखा हुआ रहता है, वो बहुत पहले का वर्ड जून जुलाई का वर्ड था, अभी अगर पूछ लेंगे वो तुमको वेबसाइट पर ही सब मिलेगा। वेबसाइट है टोमी एकेडमिक, सर्च कर लेना। हाँ मेरा में है। हाँ तो एकेडमिक सर्च करोगे ना तो उसी में सब लिखा हुआ मिलेगा तुमको, हर चीज का रेट। सर मतलब जियो मार्ट से तुम लोग कभी शॉपिंग नहीं किए हो? तो वैसे ही है, जो जियो मार्ट में सारा कुछ है वैसे ही है। एकेडमिक सर्च करोगे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, शॉप ग्रोसरी पर क्लिक करना, सब चीज का रेट वहीं पर लिखा हुआ दिख जाता है। घर जाएगा सामान। हाँ घर आ जाएगा। चलो समझ में आ गया, एक कुछ बेसिक हो गया। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्रम से, ठीक है ना, जहाँ तक पीछे कर लिए थे ना। तो गूगल पर आ जाता है, तुम लोग लिखना ना मी एकेडमी, वो आ जाएगा। देखो ना अभी हम पढ़ाने वाले हैं तो उसी वेबसाइट से तो पढ़ाएंगे। बाहर से अलग अंदर से कुछ और। देखो डेफिनेशन देख लो, पावर का डेफिनेशन क्या है, पावर इज डिफाइन, बंद करो बंद करो। हम लोग क्या देख रहे थे, पावर, पावर देख रहे थे ना। हम क्या बताए थे कि पावर, और पावर क्या होता है, वर्क तुम कितना फास्ट कर सकते हो ना, उस चीज को ये बताता है। तो तुम लोग को जो डिफिनेशन जो लिखना है ना स्कूल में, वो लिखना है पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट क्या रेट है करने का, काम जो करने का जो क्षमता होता है ना, किस रेट से काम कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो या फिर स्लो कर रहे हो, ये चीज कौन बताएगा, पावर बताएगा। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/T, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम जितना कम रहेगा P का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। T का वैल्यू जितना कम करोगे ये उतना ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर चाहो तो वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जब वर्क पढ़ रहे थे। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू एस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो W को अगर रिप्लेस करोगे तो F इंटू एस हो गया। अब यहाँ पर F इंटू एस के साथ देखो S/T क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये तो वेलोसिटी होता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू वी भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के पावर का जो है ना दो तीन फार्मूला मिल गया। P बराबर एक W/T, ये तो इसका डिफिनेशन ही है, P बराबर W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इंटू एस भी लिख सकते हैं, तो FS/T ये दूसरा फार्मूला बन गया। और एक तीसरा और क्या बन जाएगा, S/T हम लोग जानते हैं वो V के बराबर होता है, तो F इंटू वी, है ना। तो जब क्वेश्चन पूछेगा ना तुम लोग को या तो W और T डायरेक्ट दे देगा, वहां से सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट ना देकर के हो सकता है कि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे और टाइम दे दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो स्पीड दे दे कि फोर्स इतना लग रहा है इसकी वजह से इतना स्पीड आ गया है बॉडी में, तो बताओ कि वर्क डन पावर उसका कितना होगा। तो ये तीनों का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, तो पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है ना। वाट अगर डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे जूल बाई सेकेंड, ये हम लोग का वाट होता है। एक वाट होगा अगर एक जूल काम हो रहा है ना एक सेकंड में, एक सेकंड में अगर कोई आदमी एक जूल काम कर दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो 1 वाट काम कर दिया। जूल वर्क का यूनिट होता है, कितना काम कर रहे हो। W/T था ना, तो W की जगह जूल यूज किया है। वर्क का यूनिट जो हो गया वो जूल हो गया, और उसको सेकेंड हो गया टाइम का यूनिट, जूल ही बोलते हैं। और नाम है, नाम साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है ना। ये तुम्हारा W/T को ही लिखा है, ये हो गया P, मतलब पावर का यूनिट हो गया वाट, वर्क डन का जूल, और टाइम का सेकंड, ये सब मिला करके ये हो गया। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ट्राई करते हैं हम लोग। ए मशीन रेजेज, हम लोग को चाहिए क्या, क्वेश्चन में हम लोग क्या खोजना है, हम लोग को अगर यहाँ पर पूछा है पहला वर्क डन बताओ कितना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। साइन थीटा हम लोग तब यूज करते हैं जब थीटा का वैल्यू 0 से कुछ अलग दे, F इंटू डी कर देते हैं, FD कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन कॉस थीटा हम लोग तब यूज करते हैं ना जब थीटा दिया हुआ हो, नहीं दिया हो तो उसको यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला ना, वर्क डन का अलग होता है, नहीं वही वर्क हुआ, W इक्वल टू हाफ इनटू M
इंटू वी v स्क्वायर, स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये भी तो हाफ एम वी स्क्वायर एक काइनेटिक एनर्जी है। नहीं, हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एक ये होता है चेंज इन एनर्जी, वर्क डन का होता है। चेंज इन एनर्जी हो गया फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो मैं बोल रहे हो हाफ एम बी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो टोटल काम कितना हुआ, एनर्जी आखिर गया कहाँ, इसको समझो। देखो यहाँ पर ये चीज अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं, हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ एम कॉमन ले लो, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज है क्या, ये तुम्हारा जो है ना वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हो तो बीच का जो गैप है, वो जो डिफरेंस आ रहा है, वो आखिर एनर्जी गया कहाँ, तो एनर्जी काम में गया, काम हुआ उसका। तो वही फॉर्मूला है सब एक ही, चेंज इन एनर्जी काइनेटिक वर्क डन। एनर्जी तो वर्क होता है, बताया था ना कि एनर्जी और वर्क दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी हुआ है, तो एनर्जी कहाँ गया, काम में गया, काम हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं ना, ए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को फोर्स ढूंढना है, कितना है 750 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर, 15। अब कॉस थीटा यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा का कोई वैल्यू दिया हुआ है नहीं, अगर दिया हुआ रहता है तो उसका काम करते हैं हम लोग, जो आएगा वो हम लोग का वर्क डन हो गया। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है कि पावर कितना होगा, तो पी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू कितना आया है 750 इंटू 15, टाइम कितना 5 ना, यहाँ से कट कर दो 3 बार में, जो आया वो हम लोग का उतना वाट पावर हो गया। इसमें क्या दिया हुआ है, ए वेट लिफ्टेड ए लोड ऑफ 100 केजी, कितना वेट उठा रहा है 100 केजी टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, तो एम जी का वैल्यू कितना दे दिया है 100। ठीक है, वेट मतलब कि 100 न्यूटन ने दे दिया है तुम्हारा, और इसको उठा रहा है कितना मीटर, 3 मीटर ना, डिस्टेंस कितना हो गया 3 मीटर, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो टोटल काम कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो वेट को देखो क्या क्या बोलते हैं, वेट इज इक्वल टू एक तरह का फोर्स ही है ना, हम लोग ऊपर की ओर उठा रहे हैं, जमीन इसको नीचे की ओर खींच रहा है, हम लोग फोर्स ही ऊपर लगा रहे हैं, वो एम जी के बराबर होता है, और ए एम जी को हम लोग एक तरह का फोर्स भी बोल सकते हैं। तो एफ हम लोग को पता है, और एस डिस्टेंस 3 मीटर उठाया गया है ना, तो हम लोग का टोटल जो फॉर्मूला है ना एफ इंटू एस, एक कन्वर्ट हो जाएगा, एफ के जगह पर एम जी लिखोगे, और एस के जगह हम लोग का हाइट है ना, तो एच लिख सकते हैं, तो ए एम जी एच में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर निकाल लो, वर्क डन बराबर एम जी कितना है, एम जी 100, और हाइट कितना 3 ना, तो ए कितना आ रहा है 300 जूल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3000 दिया हुआ है ना। वेट लिफ्टेड ए लोड 100 केजी, अच्छा ये वेट ही, ये मास दिया हुआ है, वेट नहीं है ये मास है, 100 केजी का उठा रहा है, अगर वेट होता ना तो वहां पर न्यूटन वर्ड यूज करता, क्योंकि वेट का जो यूनिट होता है ना वो न्यूटन होता है, और ये सिर्फ उठाया गया है 100 केजी को, 100 केजी अगर दिया हुआ है ना, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है ना। तो एम जी जब लिखेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, एम जी और वेट और मास में फर्क समझ में आया। मास जब लिखा रहेगा ना तो मास का यूनिट वहां पर केजी यूज करेगा, और जब वेट लिखेगा ना, वेट का मतलब होता है एम जी, और एम जी का मतलब यहाँ पर जब यूनिट यूज करेगा ना तो फिर न्यूटन यूज करेगा, तो उसे हम लोग पहचान लेंगे कौन मास है और कौन वेट है। तो यहाँ पर 1000 हो गया, और डिस्टेंस एच का वैल्यू 3, तो ये कितना आ गया 3000। ठीक है, क्या क्या इसमें सीखे, पहला फोर्स का जो वर्क का क्या निकालना था, वर्क ना, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, एफ का यूनिट क्या हो जाएगा एम जी, और एस के जगह पर यहाँ पर कितना है एच है, क्योंकि ऊपर उठाया जा रहा है। मास यहाँ दे रखा था 100, जी का वैल्यू 10 था, और हाइट कितना था 3,
तो कुल मिलाकर कितना गया 3000 जूल। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जूल जूल होता है तुम्हारा वर्क का, वर्क या फिर एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ठीक है, न्यूटन, अगर मान लो कि न्यूटन और मीटर यूज कर रहे हो ना, तो न्यूटन मीटर को कंबाइंड एक साथ हम लोग जूल बोलते हैं। ठीक है, वर्क निकल गया, वर्क हम लोग का कितना आ गया है 3000 जूल आ गया है। सेकेंड बोल रहा है कि बताओ कितना पावर डेवलप हुआ। तो पावर हम लोग कैसे पता करते हैं, कौन आदमी कितना फास्ट काम कर सकता है, वो पावर होता है। तो उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, पावर बराबर टोटल काम बटा टाइम, कितना जल्दी कर रहा है। तो यहाँ पर 3000 है और करने में इसको कितना सेकंड लगा है, 3 ना, 10 सेकंड लगा है। तो 10 से डिवाइड कर दो तो टोटल मिला के कितना आ गया 300 वाट, इसका यूनिट हो गया पावर का, है ना 300। उसके बाद इसको देखो, ए वाटर पंप रेज 60 लीटर ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट 20 मीटर इन 5 सेकंड। क्या क्या दिया हुआ है, 60 लीटर दिया हुआ है। लीटर को हम लोग को सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जब हम लोग फोर्स निकालते हैं ना तो वहां पर मास यूज करते हैं, लीटर वॉल्यूम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो डेंसिटी दे दिया है कि 1 मीटर क्यूब का जो वेट होगा 1000 होगा। ठीक है, अब 60 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना होगा लीटर में, तो मीटर क्यूब टू लीटर कन्वर्जन एक बार देख लो कितना होता है। हमको लगता है 1 डेसीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। और हम लोग को चाहिए क्या, मीटर क्यूब टू लीटर टू मीटर क्यूब कन्वर्जन। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये नोट कर लो तुम लोग। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब देखो यहाँ पर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब हो रहा है, और 1 मीटर क्यूब का वेट कितना दे रखा है 1000 केजी ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1000 केजी इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। क्वेश्चन सारा मिल जाएगा तुमको नेट पर, वेबसाइट पे सब डाला हुआ है। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे 1 मीटर क्यूब का वेट कितना दिया है 1000, तो 1 मीटर क्यूब को 1000 केजी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1000 केजी कितना हो गया 1000 लीटर के बराबर। अब हम लोग के पास कितना लीटर है 60 लीटर, तो 60 लीटर कितना हो जाएगा 60 केजी के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो मास हम लोग का पता चल गया कितना 60 केजी। चलो मास पता चल गया। उसके बाद और क्या दे रखा था, हाइट दे रखा था। जी का वैल्यू कितना ले लें, जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, 10 ले लो। और हाइट कितना 20। तो हम लोग को निकालना क्या था पहले, वर्क ना, कैलकुलेट द पावर, पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए पहले वर्क चाहिए। वर्क का फॉर्मूला mgh पर है ना हम लोग, वर्क बराबर कितना हो जाएगा mgh, f इंटू एस को वही लिख सकते हैं mg इंटू एच भी। तो m के जगह पर कितना यूज करना है 60, g के जगह पर 10 और h के जगह पर 20। और उसके बाद चलो ये तो वर्क डन निकल गया। अब हम लोग को फाइनली पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला जानते हैं P बराबर W बाई टी। W कितना है, ये वाला W है ना, 60 इंटू 10 इंटू 20, और टाइम कितना 5 सेकेंड। 5 यहाँ यूज करो तो 5 से 2 बार में कैंसिल, तो 60 इंटू कितना आ गया 40, मतलब कि 2400 वाट। देखो तो है आंसर, ये आ गया 2400 वाट। ठीक है ना, 2400 लाए लोग। तो इस तरह से तुम लोग कर लोगे। याद सिर्फ एक्स्ट्रा एक तो यही रखना है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। उसका यूज करके इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। जो लीटर दिया हुआ है ना, मेन इसमें कहानी वही था, लीटर को किसी तरह केजी में कन्वर्ट करना था। तो ये तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 लीटर 1 केजी के बराबर होता है ना इस केस में, लेकिन ये दिया हुआ रहेगा तब, नहीं तो डेंसिटी अलग रहेगा तो फिर चेंज हो जाएगा। क्या कहाँ पर 2400 का बगल में W। वाट, पावर, वाट इसका यूनिट हो गया। W और P क्या है, W और T लिखा हुआ है, T। हाँ, यहाँ पर कैपिटल W से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल W भी देकर छोड़ दोगे तो हो जाएगा।
एनर्जी और वर्क में बड़ा कौन होगा, एनर्जी या फिर वर्क? हम लोग के पास जितना एनर्जी है ना मैक्सिमम उतना काम कर सकते हैं, है ना। तो कम काम भी तो कर ही सकते हैं जितना एनर्जी है उससे, है ना। अगर मान लो कि हमारे पास 10 जूल एनर्जी है तो थोड़ा सा काम करके हम बैठ जाएंगे, है ना। तो काम या तो छोटा या फिर इक्वल होगा, एनर्जी से बड़ा कभी नहीं होगा काम। एनर्जी और वर्क में अगर कंपेरिजन करने को मिले ना तो वर्क या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा एनर्जी से। वर्क कभी बड़ा नहीं हो सकता एनर्जी से, जितना एनर्जी है उससे ज्यादा काम हम लोग कभी नहीं कर सकते। एनर्जी ही नहीं रहेगा तो काम ही क्या करेगा। हाँ ऐसे समझ सकते हो। हो गया ना। इसका देखो ये जो पीडीएफ है ना जो हम पढ़ा रहे हैं, तो पीडीएफ तुमको वेबसाइट पे मिल जाएगा, मी अकेडमी सर्च करना तो वहां पर मिल जाएगा। और इसका जो वीडियो है ना वो तो ग्रुप में डाल ही देते हैं, हालांकि वो वीडियो भी है वेबसाइट पर, वेबसाइट पर दोनों मिल जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 11 नंबर, इसको देखते हैं। हमको लगता है यहाँ तक बताए थे। नहीं थे, जो वाला भी बताया तो वही बताया। इसमें क्या दिया है, वोमन पुल ए बकेट ऑफ वाटर ऑफ टोटल मास 5 kg, मास कितना 5, विच 10 मीटर डीप इन, हाइट कितना 10 ना, और डीप गहरा हाइट हो गया, टाइम कितना 10 सेकेंड, पावर यूज बाय हर, कितना पावर यूज की, निकाल लो तुम लोग। हम लोग को निकालना क्या है, पावर निकालना है। जी का एक्चुअल वैल्यू 9.8 एक्चुअल 9.8 होता है, कुछ नहीं दिया है तो 9.8 ही लिया जाता है, पर ये लोग 10 ले लिया है। P बराबर हम लोग मेन फार्मूला क्या है, W/T यूज करेंगे पहले, और W बराबर क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और फोर्स को क्या लिखते हैं हम लोग, M इंटू जी इंटू एस, एस के जगह क्या H लिख देंगे, mgh/T। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, M का वैल्यू 5, G का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 10 और टाइम का वैल्यू 10, 50 आ गया वाट। एक कन्वर्जन तुम लोग अच्छा से याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि कहीं से कुछ भी दे सकता है, हो सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दे, हो सकता है कि ये भी फोर्स और वेलोसिटी दे करके छोड़ दे कि फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना वो 10 मीटर पर सेकंड है। बताओ इस केस में वर्क डन कितना होगा, इसमें पावर पूछेगा, बताओ पावर कितना होगा, कैसे निकालोगे। इसमें वेलोसिटी दे दिया है और फोर्स दे दिया है और पावर पूछ रहा है। हाँ वेलोसिटी 10 है, पावर भी 10, फोर्स भी 10 है, पावर निकालना है। फिर हम लोग इसी फॉर्मूला पर आएंगे, हम लोग जानते हैं पावर बराबर होता है W/T और W बराबर होता है F इंटू S/T। अब F को सेपरेट करो और S/T को सेपरेट कर लो, F रहेगा और S/T को बोलते हैं वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टाइम को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो कुल फार्मूला क्या बन गया, F इंटू V। तो मेन यही है, अगर यहाँ से कोई भी कुछ भी पूछ देगा ना तुम लोग खुद से ड्राइव कर लोगे। यहाँ पर F इंटू V आ गया, तो F का वैल्यू हम कितना दिए थे 10 और V का भी वैल्यू 10 दिए थे, तो 100 आ गया, 100 वाट, है ना। मेन हम लोग को क्या याद रखना है, सिर्फ काम कितना फास्ट हो रहा है, बस इतना ही, एक ही लाइन याद रखना है, काम कितना फास्ट हो रहा है, टाइम से खुद ही डिवाइड कर लोगे तुम लोग पता करने के लिए। चलो उसके बाद अब एनर्जी में चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ लिए, वर्क पढ़ लिए, पावर पढ़ लिए, अब हम लोग एनर्जी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वर्क क्या था, एनर्जी का एक पार्ट था, है ना। जितना हम लोग के पास एनर्जी है उसका कुछ पार्ट थोड़ा सा हम लोग काम कर पाते हैं, या फिर जितना एनर्जी होगा उतना हम लोग काम कर पाएंगे। तो काम छोटा था, काम को टाइम से डिवाइड करके हम लोग पावर पता कर लेते थे कितना फास्ट काम हो रहा है। तो वर्क का पावर तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलो एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब जितना एनर्जी उस आदमी के पास होगा ना उतना ही वो मैक्सिमम काम कर सकता है। इट कैन डू व्हेन एनर्जी इज रिलीज, और अगर वो काम कर रहा है ना तो जितना वो काम करेगा ना उतना उसका एनर्जी रिलीज होगा। अगर कोई बोल रहा है कि वर्क किया वो 10 जूल ना, इसका मतलब कि 100 जूल पहले से उसके पास होगा, उसमें से 10 जूल उसका खत्म हो गया क्योंकि वो काम कर लिया है। अब उसके पास कितना बचा हुआ है, 90 जूल और बचा हुआ है, जिसका वो बाद में यूटिलाइज करेगा। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग, कार्य करने की जो क्षमता होता है उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। जितना ज्यादा क्षमता रहेगा उतना ज्यादा उसके पास एनर्जी होगा। कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फिर कौन सा क्या क्या लेना रहता है,
नहीं, क्या रहता है वो, नाम भूल रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक, उसका नाम भूल रहे हैं। क्या? रेड बुल। सही में, लेकिन उसका बेनिफिट होता है। हम तो सोचते कि बस ऐसे ही कहने के लिए है, पर एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, पी लेने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है, काम एक्स्ट्रा हो पाता है। फर्स्ट टाइम रेड बुल मंगाया गया था जब हम लोग कॉलेज के फंक्शन था, कॉलेज के मतलब पार्टी होने वाला था ना, तो रात भर सबको जगना था। तो उसमें सबके लिए एक सेपरेट वो मंगवाया गया था। हाँ, रेड बुल मंगवाया गया था सबके लिए। रेड बुल के सक्सेस का स्टोरी है, किसी और का है। हुआ क्या था ना, ये लोग मतलब कैसे सक्सेस हुआ था, ये लोग मतलब किया गया ना कि एक जगह देखा कि कहीं पर पार्टी चल रहा है, पार्टी चल रहा है, तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा था। अब कोई खरीद तो नहीं रहा था, दुकान लगा के बैठे हुए थे, कोई खरीद नहीं रहा था। तो क्या किया ना कि बहुत सारा खाली डब्बा वहां पर जाकर गिरा दिया दरवाजा के पास। सबको लगने लगा कि लगता है कोई फायदा वाला चीज है, सब ले रहा है इसको। फिर सब खरीदना शुरू कर दिया। तो मार्केट वाला स्ट्रेटजी था वो। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें डायरेक्शन तो कोई होगा नहीं, एनर्जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो एक क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। कितने टाइप के होते हैं एक स्केलर, दूसरा वेक्टर ना। वेक्टर में डायरेक्शन होता है, यहाँ पर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। हम लोग ये कभी नहीं लिखेंगे 10 जूल ईस्ट या 10 जूल नॉर्थ, जहाँ पर ईस्ट नॉर्थ लगाते हैं उसी में वही क्वांटिटी सिर्फ वेक्टर होता है। करंट क्या है, वेक्टर है या फिर स्केलर? करंट वेक्टर है या फिर स्केलर? करंट क्या है, स्केलर है या फिर वेक्टर है? करंट में हम लोग कभी बोलते हैं 10 एम्पियर नॉर्थ या 5 एम्पियर ईस्ट, सिर्फ बोलते हैं 5 एम्पियर का वायर दीजिए या फिर 2 एम्पियर का वायर दीजिए, तो ये हमारा स्केलर ही है। यूनिट क्या हो जाएगा एनर्जी का, तो जो वर्क का यूनिट है ना वही एनर्जी का भी यूनिट होगा। तो जूल इसका यूनिट होगा। एक अगर छोटा यूनिट की तरफ जाओगे तो अर्ग होता है, 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। एक वाट आवर, वाट आवर मतलब क्या, वाट तो पावर का यूनिट है ना, और आवर हो गया टाइम का यूनिट। तो एक तरह से क्या हो गया, अगर हम लोग एक वाट आवर अगर निकालना चाहे तो देखो, वाट का मतलब ये पावर का यूनिट हो गया वाट, और उसके बाद टाइम जोड़ दिया है ना, आवर लगा दिया तो टाइम ही हो गया हो ना। और पावर क्या होता है, W/T, तो W/T इंटू टी करो तो टी कैंसिल होकर के W ही बच गया, तो फिर से उसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। मतलब एक वाट आवर एक तरह से जूल को ही दर्शा रहा है, लेकिन एक वाट आवर में कितना जूल हो जाएगा, तो एक वाट को एक वाट रहने दिया, एक आवर को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, तो 3600 जूल। एक वाट आवर 3600 जूल के बराबर होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो मेजर होता है ना, जो बिजली बिल उठता है, तो वो लोग कैसे मेजर करता है, यूनिट के हिसाब से। और एक यूनिट कितना होता है, 4.5। हाँ वो पैसा होता है ना, 4.5 रुपीज अप्रोक्स होता है। तो एक यूनिट मतलब कि 1 किलो वाट आवर, ठीक है ना। 1 किलो मतलब कितना, 1000 वाट आवर। ये बता रहा है ना कि अगर कोई 1000 वाट का कोई सामान, मान लो इंडक्शन हो गया या फिर कुछ भी हीटर वगैरह, अगर 1 घंटा चला दोगे ना तो तुमसे कितना लेगा, 4 रुपया 50 पैसा। ये होता है उसका मतलब। कुछ भी, अगर तुम्हारा बिजली बिल टोटल 100 यूनिट महीना में उठा है ना, इसका मतलब कि तुम 100 यूनिट इंटू 1000 वाट आवर, मतलब 1000 वाट वाला कोई सामान तुम 100 घंटा तक चला करके रख दियो, ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। वो तो वो मंथ का होता है ना, एक मंथ का होता है। लेकिन अगर इंस्टेंट पता करना चाहोगे ना, तो तुम 1000 वाट का कोई चीज लो, ठीक है, 1000 वाट का कोई चीज लेकर के 1 घंटा जला करके देख लो, उतना 1 यूनिट बढ़ जाएगा वो। इस तरह से काउंट होता है। हम लोग का 100 यूनिट लगेगा, 101 यूनिट हो जाए ना, तो तब उसके बाद चलेगा पैसा। अगर 100 यूनिट होगा तो पैसा नहीं लगेगा। 100 यूनिट गवर्नमेंट ऑफ करके रखा है। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग एक बल्ब भी मतलब जलाना है ना, अब जाओगे ना वहाँ पर बिजली की नया कनेक्शन लेना है, तो तुमसे पूछेगा कि मतलब कितना वाट का चाहिए, कितना किलो वाट का चाहिए, तो वहां पर तुम बोलोगे ना कि एक बॉल जलाना है, एक पंखा जलाना है, एक टीवी चलाना है, तो सबका वो कैलकुलेट कर लेता है कि इतना वाट का टीवी हो गया, 100 वाट का पंखा हो गया, और वो अप्रोक्स लगा लेता है कि
हो सकता है अगर पंखा है तो बोलेगा 24 आवर चलेगा, कैलकुलेट कर लेता है वो लोग सारा, ठीक है। 24 आवर को मल्टीप्लाई कर देगा। मान लो कि 100 वाट का टीवी है तो 24 आवर अगर, या फिर लाइट या फैन का एग्जांपल ले लेते हैं। 100 वाट का फैन है, ठीक है, 24 घंटा जलाना है, इसको 24 घंटा चलाना है तो 2400 वाट हो गया। और इसको और मान लो 30 दिन तक कंटिन्यू कर लोगे तो टोटल कितना हो गया है, 24 इंटू 3 72 ना, 72 पर 3 जीरो, तो इतना वाट आवर हो गया है। अब इसको हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितना बिल बनेगा इसका। अगर 100 वाट के एक पंखा को 24 आवर स्टार्ट करके छोड़ दे 300 दिन, तो कितना बिल बनेगा। इसमें ये वाट आवर है, पहले इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करो। ये हो गया 32 किलो वाट आवर, है ना। किलो 1000 से डिवाइड करोगे तब ना किलो में वो कन्वर्ट होगा, मतलब कि तुम्हारा 32 यूनिट का बिजली बिल लगेगा। हाँ, तो ऐसे करके हम लोग सारा कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तुम बोल दोगे कि 10 इक्विपमेंट चलाना है ना, तो वो लोग फट कैलकुलेट करके बोल देगा ठीक है, इतना किलोवाट आवर का ले लीजिए कनेक्शन। तो वो सारा क्या है, वो भी एक तरह का एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है। और उसका भी हम लोग इसी तरह से वाट के फॉर्म में ही या जूल के फॉर्म में ही उसका भी कैलकुलेशन होता है। ये सब समझ में आ गया। और भी यूनिट है, एक कैलोरी में कितना हो जाएगा, 4.8 जूल हो जाएगा। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत छोटा यूनिट हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल दे रखा है, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिट है, एक जूल हो गया, अर्ग हो गया, कैलोरी हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इतना 3-4 यूनिट है जो जगह जगह पर यूज होता है ना। कोई भी चीज जैसे खरीदने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, कभी जोड़ा या पेयर कभी यूज करते हैं, कभी दर्जन यूज करते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसा। तो वैसे ही जैसा होता है, अगर मान लो कि बहुत कम एनर्जी की बात हो रहा है तो हम लोग इतना बड़ा यूनिट पर क्यों जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काम चलाएंगे। जैसे चप्पल खरीदना है तो हम लोग बोलते हैं एक जोड़ा चप्पल, ऐसे करिए। और वही जब कुछ मान लो सेव खरीदना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक दर्जन दे लीजिए। तो जरूरत के हिसाब से कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे, अगर बहुत छोटा मात्रा में काम लेना होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे, बहुत बड़ा मात्रा में काम करना होगा ना तो फिर वहां पर कैलोरी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब देख लो मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू अ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मोशन के स्टेट में अगर रहेगा ना तो इसको मैकेनिकल एनर्जी, स्टेट ऑफ मोशन, हालांकि इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, दो टाइप का होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है ना तो उसको क्या बोलेंगे, उतना काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और रुका हुआ है तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रहा है अरे सुल्तान तो क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता है आपको बहुत मस्त लगता है। कौन मूवी का है, सुल्तान हार नहीं मानेगा साहब। सुल्तान एक अच्छा मोटिवेशनल मूवी है। एक नंबर है, ये बताता है तुमको हार की जीतना कैसे है। मतलब इसमें बताता है क्या तुमको हार नहीं मानना। इसमें देखो क्या दिया है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है ना किसी ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हालांकि दौड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रहा है। अगर मान लो कि 100 जूल स्टार्टिंग में होगा ना, खाना खाया होगा 100 जूल आ गया होगा एनर्जी, अब दौड़ रहा है तो धीरे धीरे सारा खत्म हो रहा है। एक 100 जूल इसमें जो जमा है ना, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जब ये दौड़ रहा है ना तो इसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में सब कन्वर्ट होकर के डिस्ट्रॉय हो रहा है। इन अदर वर्ड द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। मोशन की वजह से जो इसके द्वारा काम होता है ना, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड इज ब्राउट टू रेस्ट बाय एन अपोजिंग फोर्स F। बोल रहे हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा, कुछ देर में वो वेलोसिटी v गेन कर लिया, फोर्स लगा इस पर, और फाइनल वेलोसिटी कितना गेन कर लिया, v। तो टोटल जो इसका रिटार्डिंग फोर्स होगा, रिटार्डिंग फोर्स को तो हम लोग m इंटू a लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2as ना, ठीक है। दौड़ने के बाद अगर मान लो कि v स्पीड गेन कर लेता है, अपोजिट हम बोल रहे हैं, इनिशियल हम लोग u नहीं मानेंगे,
स्टार्टिंग का हम इसका वेलोसिटी v मान रहे हैं, ठीक है, और लास्ट वाला u मान रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में दौड़ना शुरू किया, अभी इसके पास एनर्जी होगा, दौड़ना शुरू किया, 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से दौड़ना शुरू किया, फिर एनर्जी खत्म हो गया तो वहां पर जाकर के रुक गया। तो इनिशियल स्पीड इसको हम लोग v1 बोलते हैं, वो v के बराबर है, और फाइनल स्पीड क्या है 0। रोकने में काम रुका क्यों होगा, रोकने में कौन काम किया होगा अपोजिट में, अपोजिट में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काम कर रहा होगा, एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन है ना, तो वो फोर्स एटमॉस्फेयर का जो फ्रिक्शन है ना वो फोर्स ma के बराबर लगा रहा होगा, जहां m क्या है मास है उस आदमी का जो भी दौड़ रहा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा F/m लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो कि ये दौड़ करके टोटल s डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा, ठीक है ना, यहाँ से अगर चला और यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया हो s ना, तो हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 ना, और इनिशियल वेलोसिटी इतना इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इसका जो होगा ना निगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर -2as लिख सकते हैं। तो s बराबर कितना आ गया v स्क्वायर बाई 2a ना, s का वैल्यू। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होता है फोर्स, टोटल एनर्जी क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला है ना। तो अगर हम लोग एनर्जी निकालेंगे तो फोर्स इंटू जितना काम हुआ वही उसका एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ है, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, F इंटू एस। तो F का वैल्यू हम लोग का कितना था, F का वैल्यू हम लोग निकाले थे m इंटू ए, m इंटू ए, और S का वैल्यू कितना आ गया v स्क्वायर बाई 2a ना, v स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ से a और a कैंसिल, फॉर्मूला ओवरऑल बन रहा है हाफ m v स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, इसको समझ में आया कि एक बार और एक्सप्लेन कर दें। सिंपल है कि देखो स्टार्टिंग में कोई आदमी था, उसके पास एनर्जी था, ठीक है ना, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी होगा जमा है, तो वो दौड़ना शुरू किया, जितना एनर्जी था वो उस एनर्जी का यूज करने के लिए दौड़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में मान लो v उसका स्पीड होगा, धीरे धीरे उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा और उसका लास्ट स्पीड u जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस वो कितना तय करेगा, मान लो s डिस्टेंस तय करेगा। हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन बना सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर 0, v का फाइनल वेलोसिटी 0, u का वैल्यू v स्क्वायर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो v ही था ना, इज इक्वल टू -2as, क्योंकि a निगेटिव हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि डिक्लेरेशन हो रहा है ना, धीरे धीरे घट रहा है उसका स्पीड। तो यहाँ से s का वैल्यू आ गया, s का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी फोर्स जो लगा रहा था फ्रिक्शन O इंटू एस कर दिए, तो हाफ mv स्क्वायर टोटल इसका काइनेटिक एनर्जी मिल गया। कितना स्टेप हो जा रहा है इसमें, पहला तो स्टेप हो जाएगा एज्यूम करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी उसका। इनिशियल को तुम एज्यूम करोगे v, क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, फाइनल इसका जो होगा वो कितना होगा 0, जिसको हम लोग u बोल सकते हैं, या फिर इनिशियल, ठीक है, इनिशियल v और फाइनल 0। और हम लोग को ये भी एज्यूम करना होगा कि s डिस्टेंस तय करने के बाद वो रुक गया होगा। फिर हम लोग को स्टेप 2 में एक फार्मूला लगाना होगा, इनिशियल का वेलोसिटी u होता है ना? हाँ इनिशियल u होगा और ये होगा v। इनिशियल वाला को हम लोग v स्पीड मान लिए हैं और फाइनल वाला को क्या माने हैं 0। v ऐसे अगर हम लोग देखते हैं ना तो फिजिक्स साइंस में v हम लोग फाइनल स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी फाइनल ही होगा। और स्टेप 2 में हम लोग का क्या हो रहा है, फार्मूला लगाना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v 2as, माइनस साइन यहाँ पर दे देंगे क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव इसमें होगा, तो s बराबर आ गया v स्क्वायर बाई 2a। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल जो काम हुआ वही काइनेटिक एनर्जी हुआ F इंटू एस, और F बराबर था ma और s था v स्क्वायर बाई 2a। बस 3 स्टेप में एक कंप्लीट हो जाएगा, नोट कर लो।
हेडिंग दे देना है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सेलरेशन हम लोग कब पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं? अगर स्पीड बढ़ रहा है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एक्सेलरेशन, और अगर स्पीड घट रहा है तो एक्सेलरेशन ए का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो डिक्लेरेशन होता है फिर। तो यहाँ पर स्पीड घट रहा था, हाँ वही डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन। यहाँ पर स्पीड घट रहा था, v से 0 हो गया था। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, हाफ mv स्क्वायर ना। और वर्क का फार्मूला क्या क्या था? वर्क का F इंटू एस था ना, पावर का क्या, E/T W/T ना, या फिर इसी को F इंटू वी भी बोले थे ना, या फिर एच करने से भी कहीं कहीं पर आता था। ये दो फार्मूला बताए थे, और उसके बाद बताए थे काइनेटिक एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा था, हाफ mv स्क्वायर। मतलब हम लोग को m और v सिर्फ इसमें खोजना है। ये बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, तो m मिल गया, 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें, कितना हो जाएगा 0.1 kg ना। इज फायर्ड विथ वेलोसिटी, v दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाफ m का वैल्यू कितना 0.1 है, 1/10 लिख सकते हैं, और v का वैल्यू 50 इंटू 50। 10 से 1 कैंसिल हो गया, 5 और 2 से 25, तो 125 है ना, 125 जूल। ध्यान क्या रखना है, मास जो भी दिया रहेगा उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखना है ना, तब हम लोग का जूल का यूनिट आएगा। इसमें देखो 4 kg बॉडी, चलो मास दे दिया 4, इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट कितना है 2.5 मीटर, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट अट्रैक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड में किस वेलोसिटी से टकराएगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, इसके पास देखो ग्राउंड पर जब जाएगा ना, अभी तो ऊपर हाइट को ले गया है ना, तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जितना ऊंचा है उतना पोटेंशियल एनर्जी जमा है, वो सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जब नीचे गिरेगा तो ना। तो अभी जो इसका mgh है, बाद में वही कन्वर्ट हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर में ना, जब नीचे गिरेगा तो mgh तो पूरा खत्म हो जाएगा। तुम थोड़ा सा पीछे का वीडियो देख लेना, ठीक है ना, 2 क्लास का। 2 क्लास में वही एनर्जी, पावर और वर्क के बारे में बताए थे, ठीक है ना। अभी तो एनर्जी चल रहा है तुम्हारा, तीन चीज पढ़ना था ना, वर्क, पावर और एनर्जी। तो वर्क का पावर बता दिए हैं, और एनर्जी में सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी बताए थे, पोटेंशियल बताना था। तो ये बता दिए थे कि अगर किसी चीज को ऊपर लेकर के जाते हैं तो उसमें एनर्जी जमा हो जाता है, वो एनर्जी कितना रहता है mgh, और जब वो नीचे गिरता है तो mgh सारा का सारा खत्म हो जाता है। कौन ले लेता है, हाफ mgh स्क्वायर। हाँ तो देखो m से m तो कैंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, दिया हुआ नहीं है ना, और h का वैल्यू कितना है 2.5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 25 इंटू 2, 25 इंटू 10, 25 हो जाएगा 50 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकालना था ना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगा √50, √50 लगभग 7 के बराबर आ जाएगा ना, 49 का √7 होता है। इन लोगों का कितना, ये लोग 9.8 लिया है तो पूरे पूरे 7 आ गया, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लिए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना। तो वेलोसिटी 7 निकल गया। उसके बाद व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m का वैल्यू कितना 4, और v स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 50, 2 से ये कैंसिल 100, इन लोगों का थोड़ा कम 98 आएगा है ना, क्योंकि ये लोग 49 लेकर के सॉल्व किया है, नहीं लिखा हुआ है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे तो कितना आ रहा है 100, 9.8 लेकर सॉल्व करेंगे तो 98 आ जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है ना। 2 चीज निकालना था, एक वेलोसिटी निकालना था कि जमीन पे गिरते वक्त वेलोसिटी कितना होगा, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दोनों निकाल लिए। ये दूसरा मेथड से सॉल्व किया है, ये वाला भी तुम लोग घर पर जाकर ट्राई करना, ये मेथड भी। नेक्स्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ 4 kg मास विद काइनेटिक एनर्जी, इतना निकाल सकते हो तुम लोग। देखो तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, मास भी दे रखा है। क्या करना होगा बता दो, स्टेप ही बता दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला
half mv square हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 128. 128। हाँ बस इससे बन जाएगा। एम का वैल्यू कितना है 4, तो ए आ जाएगा 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 128। 2 से कैंसिल, v स्क्वायर इतना तो v 8 आ गया। सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वुड हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी पर किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दो केस यहाँ पर लिया है, पहला डबलिंग द मास और दूसरा डबलिंग द वेलोसिटी। दो केस ले रहा है, एक केस में क्या कर रहा है, ये लोग डबल कर रहा है मास और दूसरा केस में वेलोसिटी को। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। अब इसमें दो केस लेने के लिए बोल रहा है, पहला केस में मास को डबल करो मतलब 2m कर दो, और दूसरा केस में बोल रहा है कि मास को रहने दो, वेलोसिटी को डबल कर दो। अब पूछ रहा है ना कि बताओ किस केस में काइनेटिक एनर्जी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला वाला केस लेके अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ke1 जो आएगा वो आएगा हाफ m के जगह पर 2m लेने बोला है, तो v स्क्वायर लेंगे, कितना आ रहा है mv स्क्वायर। सेकेंड वाला केस लो, हाफ m v के जगह 2v इस बार लेना है, तो हाफ m 4v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2mv स्क्वायर। किस में ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, सेकंड वाला में। तो देखो वही चीज यहाँ पर बताया हुआ है, हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, ये यहाँ पर सारा कुछ वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना तुम लोग। यहाँ पर बोल रहा है कि डबलिंग द वेलोसिटी हैज ग्रेटर इफेक्ट ना, हम लोग देख लिए कैसे। उसके बाद चलो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हम बताए थे कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर बिल्कुल रुका हुआ है ना तो उसके अंदर बहुत सारा एनर्जी जमा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसको किसी भी तरीके से हम लोग खर्च कर सकते हैं। बैटरी के अंदर भी जो जमा है ना एनर्जी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। बट उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज हम लोग किस चीज में करते हैं, लाइट जलाने में करते हैं। अगर लाइट के साथ उसको जोड़ दोगे ना, करंट फ्लो करने लगेगा, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है हीट एनर्जी में या फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर उठा करके यहाँ पर रख देते हैं ना, तो हम लोग का एनर्जी उठाने में जो हम लोग का एनर्जी लगा वो वहां पर जमा रहता है। जैसे उसको छोड़ेंगे ना वो गिरेगा और उसका जो सारा पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाएगा। तो ए एक तरह का एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में पहले से जमा रहता है। दस द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए ऑब्जेक्ट बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। बोल रहा है कि या तो शेप चेंज करो या फिर शेप चेंज करने से कैसे पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा। प्लास्टिक का बोतल लो, थोड़ा सा उसको दबा करके छोड़ दो तो उसमें एनर्जी जमा हो गया, छोड़ोगे तो एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा फॉर्म में। तो अगर शेप को चेंज करके भी हम लोग चाहे तो उसमें एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर पोजीशन चेंज करके अगर मान लो अर्थ पर से उठा करके यहाँ पर रखे हुए तो उसके अंदर एक तरह का एनर्जी जमा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ऑब्वियस दैट ए बॉडी में पोजेस एनर्जी इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है ना, एनर्जी उसके अंदर जमा है, बस वो शो नहीं कर रहा है। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो सपोज ए बॉडी ऑफ मास m बी लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड से मान लो किसी एच हाइट तक उसको ऊपर उठाया जाएगा, ठीक है ना, एच हाइट तक उसको उठाया गया है। उस समय उठाने के लिए जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा mg, और उठाने में जो काम होगा वर्क डन होगा mg इंटू एच हो जाएगा। एच हाइट तक अगर ऊपर उठाए तो mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स mg हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h के बराबर, तो इतना काम हुआ और ए वर्क जो है ना उस चीज में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन इज स्टोर एज ए पोटेंशियल बॉडी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या बन जा रहा है mgh। तो इसमें कुछ खास डेरिवेशन है नहीं, डेरिवेशन करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, सिंपल वही लिखोगे कि अगर किसी बॉडी को h हाइट तक उठाते हैं ना तो उस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स तो लगता है mg, और जो हाइट हम लोग उठाने में जो हमारा काम हुआ डिस्प्लेसमेंट जो हुआ h, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा। एक बार जब वर्क निकल गया तो वो वर्क कहाँ गया, वो वर्क सारा का सारा जमा हो गया। अगर हम उठाए तो मेरा एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है, तो मेरा एनर्जी गया कहाँ, उस बॉडी में जाकर के जमा हो गया है। जब छोड़ेंगे तो एनर्जी फिर से लॉस होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी होता है ना कभी बर्बाद नहीं होता है, तो हम लोग भी जब काम कर रहे हैं तो एनर्जी बर्बाद नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जाकर के वो जमा हो रहा है।
अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg केप्ट एट हाइट 10 मीटर? कितना हो जाएगा? मास 2 kg है और उठाया कितना गया है? 10 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एम हो गया 2, जी हो गया 10, ये फोर्स हो गया, और हाइट एम जी एच वही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच हो गया 10, ये 200 जूल। सर अगर 9.8 लेके बनाएंगे तो 198 हाँ 198 फिर आ जाएगा। इसमें लिफ्टिंग है मास 25 kg, मास कितना है? 25। ये हाइट कितना हाइट उठाया ये नहीं दिया है, और टोटल जो एनर्जी दिया है ना पोटेंशियल एनर्जी वो कितना दिया है? 1250। कैलकुलेट द हाइट, हाइट कितना इसको उठाया गया ऊपर? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एम डायरेक्ट हम लिखते हैं एम, जी का वैल्यू कितना ले 9.10 लेने बोला है, जी एच हम लोग को नहीं पता है, इज इक्वल टू 1250। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा 10 से 1 जीरो कैंसिल, अब 25 से 5 बार में 1 कैंसिल, एच का वैल्यू आ गया 5। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही ना, किस तरह से कंजर्व होता है और गिराते हैं तो किस तरह से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अपियरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 1/4 इज ऑलवेज इक्वल टू डिसअपियरिंग। बोल रहा है कि जितना उसमें एपियर होगा ना, अगर मान लो कि कोई दूसरा बॉडी है उसमें अगर कुछ एनर्जी आ रहा है तो पहला बॉडी में से उतना एनर्जी जाएगा, खत्म होगा। जैसे मान लो कि एमजीएच है, नीचे गिरा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो जितना यहाँ से मान लो यहाँ तक आया तो यहाँ पर इसका कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जितना खत्म हुआ ना, जितना ये लॉस किया ना, इसका जितना डिसअपियर हुआ उतना इसमें एपियर हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हो। तो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। अगर हम लोग किसी चीज को उठा रहे हैं तो उसमें अगर एनर्जी आ रहा है तो हमारे वजह से आ रहा है, हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, कहीं एक कोई लॉस करता है तो दूसरा गेन करता है। टोटल एनर्जी 10 रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर वो प्रूफ करके हम लोग देखे थे कि ए पर भी एनर्जी सेम था, बी पर भी सेम था, सी पर भी सेम था, बस वो कन्वर्ट हो जा रहा था पोटेंशियल से काइनेटिक में। ये पीछे वाला वीडियो में देख लेना, तुम दोनों नहीं देखे हो ना, देख लेना। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर तक आ सकता है एग्जाम में। देखो यहाँ पर बता रहा है हेंस व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली इट मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। अगर फ्री तरीके से ऐसे गिराया जाए तो उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जितना ऊपर में है उतना ही बीच में रहेगा, उतना ही नीचे भी रहेगा। दैट मींस द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल रिमेन्स कांस्टेंट, हाउएवर द फॉर्म ऑफ एनर्जी कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन एनर्जी जो है ना बदलते रहता है। एक ग्राफ एक तो है वो इम्पोर्टेंट है, ये क्या बता रहा है ग्राफ? ये इसका टोटल एनर्जी है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी ये वाला है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर क्या है? 0। अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी का है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है। चलो जब काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। रियल में वही होता है, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पर रख रहे हो ना, तो अभी इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है mgh, पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि ये भी रुका हुआ है। जब उसको गिराओगे छोड़ोगे ना तो ए वाला क्या होगा? ए वाला डाउन होगा और ए वाला क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो देखो वही किया है, थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ गए, तो यहाँ आने के बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो गया है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी 0 था, 0 से बढ़ करके इतना हो गया। मिडिल पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ पर देखो दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये मिडिल पॉइंट है, दोनों इक्वल हो गया। और उसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी का कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम। और फिर जब एकदम जमीन पर यहाँ पहुंच गया तो इसमें सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी घट करके 0 हो गया। गिरने के बाद खत्म, पोटेंशियल एनर्जी खत्म, पोटेंशियल एनर्जी खत्म। और हम लोग एकदम गिरने के बाद जमीन में टच होने का कंडीशन हम लोग नहीं ये करते हैं, हम लोग जस्ट मतलब टच होने वाला है ना उस टाइप का, उस समय का मतलब लेते हैं सारा कुछ, जस्ट टच करने वाला है ग्राउंड को, छू दिया उसके बाद नहीं, ठीक है। वही चीज
छू दिया तब तो उसका सारा खत्म हो गया ना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी खत्म। तो सारा का सारा कहाँ गया फिर, दोनों का दोनों, उसका जमीन को छू दिया तो फिर एनर्जी कहाँ गया, ग्रेविटी में चला गया। उसका जो एनर्जी है ना वो डिफॉर्मेशन होगा उस बॉडी का, या तो अर्थ का डिफॉर्मेशन होगा या फिर उस बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, उसमें वो लॉस कर देगा, खत्म हो जाएगा। और वही बम वगैरह रहता है तो गिरता है तो विस्फोट होता है, हीट के रूप में सारा एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, ये डिफॉर्मेशन में खत्म हो जाता है। अर्थ थोड़ा सा, अर्थ को जमीन को थोड़ा सा वो चपटा कर देगा या फिर खुद चपटा हो जाएगा और उसी में एनर्जी जमा हो गया हो डिफॉर्मेशन के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी में कितना पावर होता है? काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है कि एक तो सुई अगर हम लोग लाइट के स्पीड से नीचे गिरा देना जमीन पर, लाइट के स्पीड से, मतलब बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी दे करके, तो उस विस्फोट उस टाइप सा होगा ना, जैसे नागासाकी में बम गिरने से हुआ था ना, नागासाकी हिरोशिमा सब में, उस टाइप का विस्फोट होगा। उसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, दो गाड़ी अगर कम स्पीड में टकराएगा कुछ नहीं होगा, लेकिन वही अगर हाई स्पीड में टकरा जाता है ना तो पूरा सब बर्बाद हो जाता है। तो उसी टाइप से बोला जाए, अगर एक सुई को, पतला सुई को अगर जमीन पर गिरा देना लाइट के स्पीड से, तो पूरा एरिया मतलब है ना 50 किलोमीटर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है एक से दूसरे फॉर्म में? ट्रांसफॉर्म होता है ना, बैटरी के अंदर जो जमा है कौन सा एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। वो या तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। कन्वर्ट करने के लिए जनरली हम लोग मशीन का यूज करते हैं कोई ना कोई। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहला है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है? बर्निंग और फ्यूल, लाइक डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग हीट एनर्जी बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड इन होम इंडस्ट्री, इवन ड्राइविंग इलेक्ट्रिक ट्रेन, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी फॉल ऑन लाइट मीटर इन फोटोग्राफी, किस चीज में यूज होता है? फोटोग्राफी में यूज होता है। इट कॉज इट्स पॉइंटर टू मूव अक्रॉस ए स्केल। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी cause a thin plate of microphone diaphragm to vibrate। साउंड एनर्जी क्या होता है? हम लोग बोलते हैं तो माइक में देखते हो ना, हेलो हेलो बोलते हैं, आवाज आ रहा है, तो उसमें होता है क्या है, हम लोग जब बोलते हैं ना तो उसका जो आगे वाला डायफ्राम जो रहता है ना वो वाइब्रेट करता है, वो हिलता है। वो हिलने से क्या होता है, उसमें वहां पर अंदर में एक मैग्नेट लगा रहता है और वायर बहुत सारा लपेटा हुआ रहता है। वो जब हिलेगा ना तो उसमें करंट जनरेट हो जाएगा। अगर तुम मैग्नेट के पास, ये मान लो मैग्नेट है और यहाँ पर वायर जाकर के हिलाओगे ना, बहुत फास्ट तेजी से मूव कराओगे ना, तो इसमें करंट आ जाएगा। तो हम लोग जब बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पर माइक लगा हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं तो इसका जो डायफ्राम है ना वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पीछे में अरेंजमेंट करके वो लोग रखा है, मैग्नेट और वायर लगा दिया है। अब मैग्नेट के पास जब वायर हिलेगा ना, डायफ्राम हिलने से वायर हिलने लगता है, और जब वायर हिलेगा तो करंट जनरेट होगा। और करंट को क्या करते हैं फिर हम लोग एम्पलीफाई करके, मेन करंट दे करके उसको एम्पलीफाई कर देते हैं और फिर काफी दूर तक वो सुनाई देता है। हिलने से बहुत हल्का आवाज आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बाहर से करंट वगैरह दे करके उसको पूरा एम्पलीफाई कर देते हैं, स्पीकर स्पीकर लगा करके। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड, इट प्रोवाइड एनर्जी टू मूव द वेरियस ऑब्जेक्ट। न्यूक्लियर एनर्जी इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि यूज होता है इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब करंट जनरेट करने में। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी का दो यूज होता है ना, एक बम भी बनता है इसी से, और दूसरा कंट्रोल रिएक्शन करवा करके वही चीज होता है जिससे बिजली बनता है, उसी से बम भी बनता है। लेकिन अंतर डिफरेंस क्या रहता है बता सकते हो कोई? वही एलिमेंट बम बनाने के लिए उतना मतलब डेंजरस बम उससे बन रहा है कि नागासाकी हिरोशिमा पूरा बर्बाद हो गया, उसी से हम लोग बिजली कैसे बना रहे हैं। उसमें रहता है ना कि इसका जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम में अगर न्यूट्रॉन घुस जाएगा ना अंदर तो ये विस्फोट कर जाएगा। और एक यूरेनियम जब विस्फोट करता है ना, इसका एक एटम, तो इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और वो 3 न्यूट्रॉन जाकर के बगल वाला जो है ना एटम उसमें घुस जाता है, फिर वो तीनों को विस्फोट करता है। फिर इन तीनों से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेगा, वो अगला 3 उतना को विस्फोट करेगा। इस तरह से रिएक्शन होकर के बहुत भयानक मतलब हो जाता है, रूप ले लेता है। तो बिजली बनाते समय हम लोग क्या करते हैं ना कि एक न्यूट्रॉन डालें, ये विस्फोट हुआ, अब जल्दी से रड, एक ग्रेफाइट या कुछ रड यूज होता है, उस रड का इस्तेमाल करके जल्दी से 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, तो एक ही न्यूट्रॉन बचा। अगला एक न्यूट्रॉन जाकर फिर एक ही एटम को मतलब विस्फोट करवाएगा, फिर 2 निकला तो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लिए। इस तरह का वहां पर काम है। बिजली बनता है वहां से, इसका यूज करके पानी गर्म करते हैं, एक बॉयलर होता है,
बॉयलर में देखो कैसी बिजली बनता है। एक यहाँ पर बॉयलर रखा हुआ होता है और बॉयलर में ये पानी भरा हुआ है, नीचे हम लोग आग जलाते हैं, ठीक है ना। वो जो यूरेनियम यूज हो रहा है ना, या तो यूरेनियम से होता है, फिर कोयला से भी बनता है। तो कोयला यूरेनियम का यूज आग जलाने के लिए होता है। आग जला के इस पानी को गर्म कर लिए, यहाँ पर वेपर बना, वेपर बना तो यहाँ पर एक तो पंखा टाइप का लगा दिए। और पंखा क्या करेगा, जनरेटर को घुमा देगा। जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर में एक डीजल जोड़ देते हैं हम लोग और उसको घुमाते हैं तो करंट बनता है। अब वही वेपर इसको घुमाएगा तो करंट बनेगा। हालांकि अभी यहाँ पर टाइप ऑफ एनर्जी बताया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताया जा रहा है। ये नहीं बताया गया कि एक को दूसरे में कन्वर्ट करें, बस टाइप है कि इतना टाइप का एनर्जी होता है। हीट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, केमिकल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सबका एक एक दो यूज बता दिया है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन वाला यहाँ पर दिया हुआ है, कौन की चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग कोई ना कोई मशीन यूज करते हैं। स्टीम इंजन एक तो मशीन है, ये क्या करता है, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। स्टीम इंजन में हम लोग हीट देंगे, हीट देने से वेपर बनेगा और वेपर हो सकता है गाड़ी को चलने में मदद करे या फिर करंट प्रोड्यूस करने में मदद करे। तो ये हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फैन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, करंट दे रहे हैं और वो घूम रहा है, तो मैकेनिकल काम हो रहा है, लेकिन हम लोग एनर्जी क्या दिए थे, इलेक्ट्रिकल। लैंप हो गया इलेक्ट्रिकल को लाइट या फिर हीट में कन्वर्ट कर रहा है। हीटर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट कर रहा है। माइक्रोफोन, ये वाला माइक्रोफोन है, हम लोग इसमें बोल रहे हैं, ये साउंड को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। हम लोग बोलते हैं, बोलने से डायफ्राम हिलता है, डायफ्राम हिलेगा तो पीछे में एक मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मैग्नेट का, मैग्नेट के पास वायर रखा हुआ है। ये वायर जो है ना, ये डायफ्राम के साथ जुड़ा हुआ है। डायफ्राम हिलने से ये वायर हिलेगा, वायर हिलेगा तो करंट जनरेट होगा। क्या इसमें भी वही अरेंजमेंट है, इसमें भी सेम वही सब कुछ किया हुआ है। यहाँ पर कपड़ा एक लगा हुआ रहता है ऊपर में, जहाँ पर बोलते हैं ना वहाँ कपड़ा रहता है, हम लोग बोलते हैं तो कपड़ा हिलता है, वही कपड़ा ये वाला डायफ्राम जिसको बोल रहे हैं, ये हिलेगा। इसके जस्ट पीछे एक वायर लगा हुआ है, तो वायर हिलेगा, और इस वायर के जस्ट पीछे मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। अब मैग्नेट के सामने जब वायर हिलता है ना, ये नेचर है, मैग्नेट के सामने अगर वायर हिलेगा ना तो अपने आप इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। एक करंट ब्लूटूथ के जरिए भेज दिया जा रहा है मशीन में, उस रिसीवर को, रिसीवर में वो चला जा रहा है, और उसको कंप्यूटर क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई करता है तो हम लोग यूट्यूब पर फिर उसको सुन पाते हैं, जितना साउंड बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। उसके बाद है स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम। अच्छा ये ठीक है। फोटो सेल क्या करेगा, लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। फोटो सेल किसके बारे में लिखा हुआ है, सोलर सेल वाला ना। और कार इंजन, कार इंजन किस चीज को कन्वर्ट करता है, केमिकल को हीट या फिर मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिक सेल किस में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। ये सारा ट्रांसफॉर्म कौन किस चीज में करता है वो बता दिया। अब उसके बाद स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बोल रहा है कि इसमें भी एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। कैसे होता है, यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन में है, यहाँ पर इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ छोड़ेंगे ना, सॉरी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि अभी रुका हुआ है ना। उसके बाद जब छोड़ेंगे तो यहाँ सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, यहाँ पर फिर से सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सेंटर फिर एज्यूम करने के ऊपर है। अगर हम लोग मान करके चले कि यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ है तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर नीचे मान करके चलोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और अगर हम लोग ए मान कर, रिफरेंस पॉइंट एक होता है, अगर रेफरेंस पॉइंट हम लोग ए ले लिए ना तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर अर्थ यहाँ पर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। एक ही बात है। अगर थोड़ा सा एच हाइट हम लोग नीचे जाएंगे तो फिर सब में एम जोड़ना होगा, है ना। तो ये रेफरेंस पॉइंट हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। कल इसी का काइनेटिक एनर्जी बताए थे, पावर का न्यूमेरिकल बताए थे, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बताए थे। आज तुम लोगों को वही पोटेंशियल एनर्जी हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया। वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पर कितना एनर्जी। ये बता रहा है कि बी पर इसमें क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। फिर उसके बाद ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो उस टाइप से ही तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। समझ में तो आ गया है। ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी, बीच में क्या, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी,
फिर लास्ट में जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फिर और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा मिसलेनियस है, उसका लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, ये तुम लोग घर पर ही ट्राई करो। बस इतना ही, 2 ठो न्यूमेरिकल है।